इस मूवी की शुरुआत डे 2 से हुई है। जी हाँ, डे 2 से। तो डे 1 में क्या हुआ आगे देखेंगे। मूवी में मिंच और बेथ दोनों को शादीशुदा कपल दिखाया गया है। बेथ अपने ऑफिस के काम से हांगकांग गई थी और अभी वो वापस आ रही है। मूवी में दिखाया जाता है कि फोन में वो किसी से बात कर रही है और उसे बता रही है कि वो जल्द ही अपने घर मिनियापोलिस पहुंच जाएगी। घर आने के बाद वो अपने छोटे बेटे क्लार्क और पति मिंच से मिलती है, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसका पति उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। अचानक से बेथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसका पति मिंच जब हॉस्पिटल से वापस आ ही रहा होता है तभी उसे एक फोन आता है। वो दौड़ कर घर जाता है तो पता चलता है कि उसका बेटा भी अब नहीं रहा। उसके बेटे की भी डेथ उसी तरह होती है जैसे कि उसकी बीवी की डेथ हो गई होती है। ठीक उसी वक्त दुनिया के अलग अलग लोकेशन पर बहुत सारी मौतें होती नजर आती है, जिससे कि पूरी दुनिया सकते में आ जाती है। उन सभी के मरने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बेथ मरी थी। न्यूज में बताया जाता है कि कोई नई बीमारी आई है जिससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एलिन मेयर और एलिस चीवर आपस में बात कर रहे हैं। चीवर एलिन को यह बताते हैं कि उसे उस जगह जाना होगा, यानी कि मिनियापोलिस जाना होगा जहाँ पे पहली मौत हुई थी, और वहाँ जाकर वहाँ का जायजा लेना होगा। यहाँ पे डॉक्टर एलिन को मिनियापोलिस शहर जाना पड़ता है ताकि इस बीमारी को वो कैसे भी रोके। कुछ घंटों के बाद वो इस शहर में पहुंच जाती है और सीधे बेथ के पति मिंच से मिलती है। वो बेथ के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करती है कि वो कहाँ गई थी, हांगकांग में किससे मिली थी, उसके हांगकांग जाने का कारण क्या था। मिंच उसे सारी जानकारी प्रदान करता है। दूसरी तरफ मिंच का ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता चले कि कहीं मिंच को भी तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका ब्लड टेस्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। 1 लाख लोगों में एक आदमी का ऐसा इम्यून सिस्टम होता है। इसका मतलब ये था कि मिंच इस बीमारी से पूरी तरह सेफ था, इसलिए मिंच को वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। वहीं उसकी बेटी जॉरी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन मिंच उसे बोलता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये बीमारी कहीं जॉरी को भी ना हो जाए या कहीं उसे भी इन्फेक्ट ना कर दे। इस बात से डरकर वो जॉरी को वहाँ से चले जाने को बोलता है, पर उसकी बेटी अपने पिता को अकेले छोड़ने से मना कर देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मिंच को बेथ या उसके बेटे क्लार्क की बॉडी नहीं दी जाती है क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड थे और उन वायरस से उसकी मौत हुई थी। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अचानक से खतरा यूएस में भी फैल रहा है, इसलिए होमलैंड सिक्योरिटी के लोग डॉक्टर एलिस को ऑफिस बुलाते हैं और उनसे एक मीटिंग करते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी वाले लोगों को ये लगता है कि ये डिजीज एक बायो वेपन है और इसे जानबूझकर छुट्टियों के टाइम पर रिलीज किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों की मौत हो। लेकिन डॉक्टर एलिस बोलते हैं कि ये कोई वायरस है और ये अचानक से पैदा हुआ है। हम इसके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही आपको इसकी सूचना देंगे। तो दोस्तों, जेनेवा में डॉक्टर ओरेन नाम की साइंटिस्ट हांगकांग के लिए रवाना होती है क्योंकि हांगकांग में भी बहुत सारी मौतें हो रही हैं। इसी के साथ उसे ये भी पता करना था कि बेथ हांगकांग में कहाँ गई थी और ये वायरस कहाँ से फैला, ताकि चीजों को सुलझाया जा सके। हांगकांग में पहुंचने के बाद वो सनफेंग नाम के दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर वहाँ पे चीजों को सुलझाने की कोशिश करती है। यहाँ सीडीसी में डॉक्टर एली हैक्सवेल इस रिसर्च की हेड थी, जिन्हें ये पता चलता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना है, इसलिए वो लोग इस वायरस को अपने लैब में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे वैक्सीन बनाया जा सके, पर वो लोग इस वायरस को डेवलप नहीं कर पाते हैं। इन डॉक्टरों के ऊपर काफी प्रेशर था। हर रोज इनकी मीटिंग चलती थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आखिर इसका कोई उपाय निकल क्यों नहीं रहा। उसके बाद WHO इंटरनेशनल लेवल पर इस बीमारी की जानकारी दे देता है कि अभी तक इस वायरस से लगभग 8 मिलियन लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस का नाम उन्होंने रखा था MEV1। इसी के बीच WHO एक बड़ा कदम उठाती है और सभी उन लैबों को बंद करने का आदेश देती है जो कि इस वायरस पर इलीगल या तो फिर प्राइवेटली काम कर रहे हैं, और इसके पीछे उनका ये सोच रहता है कि कहीं इस वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी टेररिस्ट ग्रुप या किसी अन्य संस्था को लीक ना हो जाए ताकि इसका कोई गलत उपयोग ना हो पाए बाद में। इसी प्राइवेट टीम के डॉक्टर इयान इस वायरस को अपनी लैब में इस वायरस को डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। वो बताते हैं कि इस वायरस को डेवलप करने का तरीका एक्चुअली चमगादड़ के DNA में छुपा हुआ है, क्योंकि ये वायरस चमगादड़ से आया था, इसलिए वो चमगादड़ का DNA लेकर इस वायरस को डेवलप करते हैं ताकि इससे वैक्सीनेशन बनाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस वायरस कई तरीके से फैल रहा था, जैसे कि हाथ मिलाने से, छींकने से या कोई भी चीजों को छूने से। रिपोर्ट्स के अनुसार हर 12 में से एक आदमी इससे इन्फेक्टेड हो सकता था और उससे बचने के अनुमान सिर्फ 25 से 30% ही थे। यहाँ पे डॉक्टर मेयर्स अपने सारे पेशेंट को एक जगह आइसोलेट करने का प्लान करती है ताकि ये इन्फेक्शन और ज्यादा ना बढ़ पाए और ये इन सब का एक साथ इलाज कर पाए। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से डॉक्टर मेयर्स को वहाँ पे पूरी तरह से परमिशन नहीं मिल पाता है। इसी बीच में वो होटल चली जाती है, पर होटल में ही अनफॉर्चुनेटली उसे भी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और आगे 2 से 3 दिन में वो भी मारी जाती है। ऐसे सिचुएशन में
भी कुछ लोग थे जो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे थे। जैसे कि एक ब्लॉगर था एलन, जिसके ऑलमोस्ट 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन उसे बस लोगों के इमोशंस के साथ खेलना था। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक ब्लॉग में अपने बीमार होने का दावा करता है। वो अपने ब्लॉग में ये दिखाता है कि उसे भी इन्फेक्शन हो गया है, वो भी बहुत बीमार है, पर कुछ दिनों के बाद वो एक होम्योपैथिक दवाई का नाम बताता है और बताता है कि वो इस दवाई का रोजाना सेवन कर रहा है और अभी वो ठीक है। ऐसा करने से केओस मच जाता है और लोग उस दवाई पर टूट पड़ते हैं। बाद में जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो पता चलता है कि उस ब्लॉगर को वो बीमारी थी ही नहीं। इधर सीडीसी हेडक्वार्टर में वो अलग अलग वैक्सीनेशन बना रहे थे और बंदरों पर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके सारे टेस्ट असफल साबित हो रहे थे। कई सारे बंदर ऐसे ही मारे जाते हैं। पूरी दुनिया मानो उजाड़ पड़ गई थी। ऑफिसेज, स्कूल, जिम, मंदिर, एयरपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया जाता है ताकि लोग कम से कम इफेक्ट हो। स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि हर तरफ दंगे होने लगते हैं। लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाकर लूटपाट भी मचाने लग जाते हैं। लोगों के पास खाने पीने की कमी होने लग जाती है, जिससे कि एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। आखिरकार सीडीसी लैब के जो डॉक्टर थे उन्हें एक सफलता मिलती है। कई सारे वैक्सीन डेवलप करने के बाद जब 60वीं बैच के वैक्सीन को वो लोग बंदर पे आजमाते हैं तो बंदर की मौत नहीं होती है। इसका मतलब उन्हें ये पता चल जाता है कि ये वैक्सीन काम कर रहा है। ये बात डॉक्टर हैक्सवेल डॉक्टर श्रीवर को बताती है, तो डॉक्टर श्रीवर बोलते हैं कि इसे कैसे भी कितनी भी जल्दी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। पर डॉक्टर एली बोलते हैं कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, इंसानों पर इसे ऐसे ही नहीं आजमा सकते हैं। इस बात से डॉक्टर श्रीवर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार डॉक्टर एली एक बहुत बड़ा कदम उठाती है और इस वैक्सीन को अपने ऊपर इस्तेमाल करने का डिसीजन लेती है, जिससे कि उसकी जान भी जा सकती थी। पहले तो यह खुद को अपनी इस वैक्सीन का एक डोज लगाती है, फिर वो MEV1 के मरीजों से मिलने के लिए चली जाती है ताकि इससे पता चल सके कि वो इससे इन्फेक्ट होगी या नहीं। और फाइनली ये वैक्सीन का ये उपाय कारगर साबित होता है और वैक्सीन सफलतापूर्वक बन जाता है। यहाँ पे CDC, WHO और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर देते हैं कि उन्हें MEV1 वायरस का तोड़ मिल चुका है, उन्होंने वैक्सीन बना ली है और पूरी की पूरी WHO इस वैक्सीन को बनाने में जुट जाती है। पूरी दुनिया में ये न्यूज इंटरनेशनल लेवल पर बता दी जाती है कि इस वायरस का तोड़ उन्होंने खोज लिया है और इसका वैक्सीन अब उपलब्ध है। इसके साथ वो ये भी बताते हैं कि इस पहले वैक्सीन की बैच बनने में 90 दिन लगेंगे। वैक्सीन प्रोडक्शन के टाइम में काफी टाइम जाता है और काफी लोग इस दौरान भी मारे जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाता है, पर सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वैक्सीन को इतने बड़े लेवल पर बांटना। इसके लिए US गवर्नमेंट लॉटरी का सहारा लेती है। जो भी लॉटरी नंबर आएगा उस नंबर पे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ के लोगों को वो वैक्सीन दी जाएगी। तो इस तरह से वैक्सीन बांटने का काम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ मिंच काफी परेशान था अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि उसे डर था कि उसका इम्यून सिस्टम तो काफी स्ट्रांग है पर उसकी बेटी का इम्यून सिस्टम कैसा है उसे नहीं पता। इसलिए मिंच उसका दिल बहलाने के लिए घर पे ही प्रॉम नाइट की व्यवस्था करता है। यहाँ पे CDC के हेडक्वार्टर में जो भी मेन स्टाफ होता है उन्हें वो वैक्सीन फ्री में दी जाती है ताकि वो अपने परिवार और सगे संबंधियों को बचा सके। पर यहाँ पे डॉक्टर श्रीवर जो उनकी खुद की वैक्सीन थी वो खुद ना लेकर अपने एक स्टाफ के बच्चे को दान में दे देता है ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। एक तरफ जहाँ एलन था जो लोगों से पैसे ऐंठ रहा था, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर श्रीवर जैसे लोग थे जो अपनी वैक्सीन लोगों को दे रहे थे। वैक्सीन बनने की खबर सुनकर डॉक्टर ऑर्नेट को हांगकांग में किडनैप कर लिया जाता है। WHO का एक स्टाफ आता है और उन लोगों को वैक्सीन की डुप्लीकेट कॉपी देता है जो कि उन लोगों को पता नहीं चलती और डॉक्टर ऑर्नेट को छुड़ा लिया जाता है। पर एयरपोर्ट में आने के बाद उसका कलीग डॉक्टर ऑर्नेट को बताता है कि जो वैक्सीन डॉक्टर फेंग को दिए गए हैं वो एक्चुअली नकली हैं, जिस बात से डॉक्टर ऑर्नेट काफी परेशान होती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। काफी जल्दी दूसरी बैच भी वैक्सीन की रिलीज हो जाती है और लोगों में बंटवारा चालू हो जाता है। एलन जो ब्लॉगर था वो बेल पे छूट जाता है और लोगों को अपने ब्लॉग के जरिए वैक्सीन ना लेने का सुझाव देता है, क्योंकि वो लोगों को यह बताता है कि पता नहीं वैक्सीन का आगे चलकर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, पर लोग उसकी बात को अनदेखा कर देते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें सुधरने लगती है, लोग वापस काम पे जाने लगते हैं, दुनिया अपने ट्रैक पर वापस आने लगती है और आखिर में हम लोग देखते हैं Day 1। जी हाँ, Day 1 देखते हैं, क्योंकि ये पिक्चर जब स्टार्ट हुई थी तो वो Day 2 से स्टार्ट होता है। Day 1 से पहले ये दिखाया जाता है कि हांगकांग में बुलडोजर एक पेड़ को तोड़ देता है जिसपे बैठा एक चमगादड़ एक केले का टुकड़ा लेकर उड़ जाता है। फिर वहां से आगे वो एक पिग फार्म में जाते हैं जहाँ पे वो केले का टुकड़ा चमगादड़ नीचे गिरा देता है और उस टुकड़े को एक पिग के द्वारा खा लिया जाता है। फिर बाद में उसी पिग को अगले दिन कसिनो के रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जहाँ शेफ उसकी साफ सफाई कर रहे होते हैं। शेफ उस पिग को साफ करते करते उसी हाथ से अपने एप्रिन को पोंछता है और फिर वापस जाके बेथ से हाथ मिलाता है और यही वो कारण था जिस कारण से ये चमगादड़ और पिग का ये वायरस बेथ के थ्रू पूरी दुनिया में फैल जाता है।
तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि इस मूवी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमें ये बताइए कि कोरोना वायरस से कौन सी जुड़ी ऐसी बात इस फिल्म से बिल्कुल हूबहू मेल खाती है। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हम जल्दी एक और नया वीडियो लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।